हेलो एवरीवन, मैं हूं रूपाली सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में जो मैं लेकर के आई हूं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लास। लेकिन उससे पहले सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और इन सभी एग्जाम्स की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, आज मैं थोड़ा सा चेंज करके लाई हूं सेशन में, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी रिवीजन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अगर करंट अफेयर्स में आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका कोई फायदा नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने का। इसीलिए मैं साथ में लेकर के आई हूं आपके लिए सेशन, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूं थोड़ा सा रिवीजन, फिर उसके बाद में मैं कराऊंगी आप सभी को करंट अफेयर्स की नई जानकारी दूंगी। तो स्टार्ट करेंगे सेशन को, लेकिन उससे पहले आज हम करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में क्या कुछ खास होने वाला है, जिससे कि आप एंड तक जुड़े रहे। उसके लिए आपको ध्यान रखना है, सभी को पता है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है एफएटीएफ में, तो बहुत कुछ जानने को रहेगा एफएटीएफ के बारे में। इसके अलावा अभी हाल ही में आपकी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नई मूर्ति जो है पुणे में स्थापित की गई है। किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। और केरल में मनाया गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, और या फिर जिसको हम कह सकते हैं एक कल्चर या पारंपरिक डांस। तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन, तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें। सेशन को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दे, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। बात करते हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना कहां अपना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय सेना ने कहां पर अपना 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद में क्वेश्चन है पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा सागर परिक्रमा का उद्घाटन कहां किया जाएगा। तो ये किया गया है आपका गुजरात में। ठीक है, वन लाइनर्स है आपके एग्जाम में, बस टू द पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो करंट अफेयर्स तो मैं डेली आपको पढ़ा ही रही हूँ, साथ में आपको रिवीजन करना भी जरूरी है, इसलिए मैं आपको साथ में रिवीजन भी करा रही हूँ। तो सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछने वाली हूँ आगे आने वाले सेशन में, तो इसलिए जुड़े रहे, सीखते रहे, पढ़ते रहे और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट के लिए आप सभी तैयार होते जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है। तो ये है आपका रुपे के बारे में सभी को पता है, रुपे कार्ड आपने देखा होगा। ठीक है, और रुपे कार्ड क्या होता है, सभी के पास एटीएम कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, इसमें कई सारी आपकी कंपनीज आती है, जैसे वीजा का कार्ड हो गया, मैस्ट्रो कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, या फिर रुपे कार्ड हो गया। तो रुपे कार्ड हमारे भारतीय जो है, हमारे भारत देश का कार्ड है, और ये आपका जो है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग का इस बार का कौन सा सीजन था, तो याद रखिएगा कौन सा सीजन है, 8वां सीजन है। ठीक है, किसने इसको जीता है, ये जीता है दबंग दिल्ली ने। और किस टीम को हराया है, तो ये हराया है पुणे को। तो याद रखिएगा दबंग दिल्ली इस बार आपके प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता टीम बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति हुई है एमएम श्रीवास्तव की। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव को राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक यानी कि कुछ समय के लिए चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए यहीं पे बनता है एक क्वेश्चन, और आपको बताना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो आपके चीफ जस्टिस हैं उनका नाम क्या है। ये आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेन वॉर्न जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे। तो ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया देश के
पूर्व क्रिकेटर, ठीक है। तो शेन वॉर्न आपकी कौन सी कंट्री के थे? ये थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका हाल ही में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। हाल ही में सनी रामधीन का निधन हुआ है, वे किस देश के थे? तो सनी रामधीन, ठीक है, इनका अभी अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये आपके वेस्ट इंडीज के थे, ठीक है। कौन सी टीम के थे? वेस्ट इंडीज के। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेट एयरवेज के सीईओ, नए सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर। ये संजीव कपूर वो खाना खजाना वाले नहीं है जो आपको खाना बनाना सिखाते हैं, ठीक है, ये दूसरे संजीव कपूर है। तो याद रखिएगा जेट एयरवेज के, ठीक है। हाँ, ट्रिक के रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि भाई जो खाना खजाना में आपको खाना बनाना सिखाते थे, वही अब जेट एयरवेज के सीईओ भी हो गए हैं। और ये कौन है? संजीव कपूर। लेकिन वो दूसरे दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा न्यूजीलैंड में, ठीक है। 12वां संस्करण आईसीसी महिला कप का कहाँ पे आयोजित किया गया है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वेलिंगटन, ठीक है। क्या हो जाएगा? वेलिंगटन। और करेंसी की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? डॉलर, ठीक है, डॉलर। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो है मिथाली राज, ये आपकी ऐसी महिला क्रिकेटर है जो कि 6ठी बार विश्व कप में भाग ले रही है। इसके साथ ही में 7000 रनों को की पारी पूरी करने के लिए ये आपकी पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है, महिला क्रिकेटर खिलाड़ी है जो कि 7000 रनों की पारी को जिन्होंने पूरा किया है। और तीसरे नंबर की खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, और एक आपके पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उनके बाद में इनका टोटल तीसरा नंबर आता है जो कि इन्होंने 7000 रन पूरे किए हैं। और छठे आपके छठा विश्व कप जो कि खेलने जा रही है न्यूजीलैंड में, वो कौन है? मिथाली राज। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको क्लास में बता चुकी हूँ, करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी हूँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। और रूस में लगा दीजिए बेला, तो बेलारूस। रूस और बेलारूस में आपके 2022 में शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में एथलीटों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ में अगर रूस की बात करते हैं तो इस पे और भी प्रतिबंध लगे हैं। कौन कौन किसने किसने लगाए हैं? एक तो हो गया आपका आईओसी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इसके अलावा स्विफ्ट ने भी इसके ऊपर रोक लगा दी है। स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाता है? सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, क्लियर है? तो इतने, ये आपके आईओसी हो गया, स्विफ्ट हो गया, ठीक है, पैरालंपिक्स खेल हो गए। इन सभी को इन सभी ने किसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है? रशिया ने लगाया है। इसके अलावा आज के करंट अफेयर्स में एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज बताऊंगी, ठीक है, जिसमें कि रशिया जो है सबसे ज्यादा जो है डिमांडिंग कंट्री बन गया है, सबसे ज्यादा इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले ईरान ऐसा देश था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाए गए थे, करीब 3000 के करीब प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए गए थे। लेकिन इस वक्त रूस आपका एक ऐसा पहला देश बन गया है जिनके ऊपर करीब 5000 के करीब प्रतिबंध लगाए गए हैं, और ये आपका सबसे डिमांडिंग कंट्री बन गई है। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। इसकी विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो 4 मार्च 2022 को जिस दिन आपका मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, इसकी विषय वस्तु है नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल गांधी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, क्या नाम है? स्टालिन, जो है एम के स्टालिन, ठीक है, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन,
इनकी आत्मकथा है जिसका नाम है अंगलिल अरुवन, ठीक है, अंगलिल अरुवम। और इसका जो है विमोचन किसने किया है? कांग्रेस के आपके लीडर राहुल गांधी जी ने, ठीक है। और अगर कांग्रेस की बात आ ही गई है तो उत्तर प्रदेश में भगवा भी लहराने की तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो भगवा यानी कि योगी जी की सरकार बन रही है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि जो है देखा जा सकता है कि दोबारा से, ठीक है, दोबारा से बीजेपी जो है आई है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ तो आप सभी देख ही रहे होंगे, इसमें कुछ भी बताने लायक तो है नहीं, लेकिन आज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो मैं आपको आगे आने वाले सेशन में ज़रूर लेकर के आऊँगी, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान क्रिकेटर का निधन हुआ है? शेन वॉर्न का। और ये कौन से देश के थे? ये थे आपके ऑस्ट्रेलिया देश के, ठीक है। कौन से देश के थे? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया है? तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सी आपकी कंट्री है, कौन सा आपका राज्य है जिसने अभी हाल ही में बजट पेश किया है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सीएम जो आपके हैं एमके स्टालिन, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अंगलिल अरुवन, ठीक है, अंगलिल अरुवन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन सभी का आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है आप सभी अपने से रिवीजन कभी नहीं करने वाले हैं ना, आपको सिर्फ स्पून फीडिंग ही चाहिए कि आपको वह सारी चीजें मिल जाए। लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं पूरी तरह से। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है? आपका सिलेक्शन कराना। तो इसके लिए हम हर वो पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको लाइक करते रहना है, हमें अपना विश्वास बनाए रखना है। आपका विश्वास हमारे ऊपर बना रहेगा तो हम इसी तरह से आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। साथ ही में शेयर करते रहिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो आ जाते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आने वाले सेशन में इससे रिलेटेड आपको क्विज भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो आपका आज का इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो कहाँ पे? देखो एकदम टू दी पॉइंट चीजें मैं लेकर के आई हूँ। किसने अनावरण किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद में कहाँ पर इसका अनावरण किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। इस प्रतिमा का वजन क्या है? इस प्रतिमा का वजन है 1850 किलोग्राम। इसमें कौन सी धातु का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें इस्तेमाल किया गया है गन मेटल का, ठीक है। किसका इस्तेमाल किया गया है? गन मेटल का किया गया है। गन मेटल, अगर आपने कभी थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि 11th क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गन मेटल में कौन कौन से मेटल शामिल है। तो गन मेटल जो है ये एक एलॉय होता है, एक तरह का मिश्रण होता है जिसमें 3 मेटल्स आते हैं, कॉपर, टिन और जिंक, ठीक है। कौन से आपके मेटल्स आते हैं? कॉपर, टिन और जिंक मेटल इसमें शामिल होते हैं। गन मेटल की बात करते हैं तो उसका नाम गन मेटल क्यों पड़ा है? क्योंकि इससे गन बनता है, ठीक है। इससे जो ये वो मेटल होता है जिसका इस्तेमाल करके गन बनाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गन मेटल बोलते हैं। ऊंचाई की बात करें कि इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो ये है आपकी 9.5 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो एकदम टू दी पॉइंट चीजें हैं। बस कहाँ पे अनावरण हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में। किसने अनावरण किया है इसका? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वजन क्या है? 1850 किलोमीटर है। कौन सा मेटल इसमें इस्तेमाल किया गया है? तो ये हो जाता है गन मेटल। इसकी ऊंचाई कितनी है? 9.5 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो बस इस तरह से आपको चीजों को याद करते चलना है। जहां पे आपको डिटेल की जरूरत है तो मैं वहां पे आपको डिटेल भी लेकर के आई हूँ। तो बात करेंगे अगर हम इसकी डिटेल की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे पुणे में क्या किया गया है, अभी अनावरण किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का। लेकिन इससे जुड़े कुछ और फैक्ट्स हैं जो आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेंगे और आप सभी उससे बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने अभी हाल ही में पुणे में ही 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत से 32.2 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल की परियोजना के 12 किलोमीटर के विस्तार का भी शुभारंभ
किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अभी परियोजना में जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। तो ये आपकी हो जाएगी पुणे की मेट्रो रेल परियोजना, ठीक है। कितना इसमें इन्वेस्ट किया गया है, कितना इसमें जो है पैसा लगाया गया है, लागत कितनी लगी है, तो 11,400 करोड़ रुपए की लागत है, ठीक है। कितना विस्तार हो रहा है, 12 किलोमीटर का विस्तार हो रहा है। पुणे मेट्रो भारत में पहली ऐसी परियोजना है जिनमें की मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम बॉडी कोच लगाए गए हैं, ठीक है। तो एक तो फैक्ट ये हो जाएगा कि ये स्वदेशी निर्मित है, मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है, इसलिए भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में मुल्ला मुथा नदी परियोजनाओं के कायाकल्प और प्रदूषण उन्मूलन के लिए भी आधारशिला को रखा है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जितने भी पुणे या फिर प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड फैक्ट्स थे वो सभी आज इस न्यूज में कवर कर दिया है मैंने, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जल्दी से क्विक रिवीजन करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पुणे महाराष्ट्र में अनावरण किया है। प्रतिमा के वजन की बात करें तो 1850 किलोमीटर हो जाती है, 9.5 फीट करीब इसकी ऊंचाई है, और जो इसमें मेटल यूज किया गया है वो कौन सा है, गन मेटल है। इसके साथ में पुणे महाराष्ट्र में ही नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, आपकी एक मेट्रो रेल का परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसकी लागत करीब 11,400 करोड़ रुपए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपकी परियोजना में मेक इन इंडिया परियोजना है, मेट्रो रेल हो गया, प्रतिमा हो गई, तीसरा कौन सा आ गया, नदी परियोजना। कौन सी नदी परियोजना है, मुला मुथा नदी परियोजना, मुला मुथा नदी परियोजना, याद रहेगा सभी को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब हम हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, पाकिस्तान को फिर से, जी हाँ फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, ठीक है। FATF होता क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है इसका फुल फॉर्म, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। और कौन सी टीम को बरकरार रखा गया है, पाकिस्तान। और क्यों रखा गया है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे, जो भी ब्लेम लगाए गए थे, उन सभी को खत्म करने में अभी भी पाकिस्तान खरा नहीं उतरा है, ठीक है। होता क्या है, ये लिस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आपकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश होते हैं टोटल 39, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय कहाँ पर है FATF का, तो ये हो जाता है आपका पेरिस में, ठीक है। कहाँ पर है, पेरिस। इसके अलावा आपको और क्या पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो अध्यक्ष हो जाते हैं T राजा कुमार, T राजा कुमार, ठीक है। पेरिस, फ्रांस कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपके FATF के बारे में, ठीक है। FATF में की स्थापना कब हुई, 1989 में हुई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके सदस्य कितने हो गए, 39, मुख्यालय पेरिस फ्रांस, अध्यक्ष T राजा कुमार। अगर FATF के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि उन देशों के ऊपर लगाम कसती है जो देश आतंकवाद से जुड़े होते हैं या टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करते हैं। तो उसमें से एक देश आपका कौन सा है, पाकिस्तान है, जो वर्ष 2018 से लेकर के अभी तक हर 6 महीने इसको बढ़ा दिया जा रहा है और अभी भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। अब ये ग्रे लिस्ट होती क्या है मैम, ये तो बताइए कि आखिर ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है, कि आपकी कितनी लिस्ट होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 लिस्ट होती है आपकी, एक हो जाती है आपकी ग्रे लिस्ट, ठीक है। कौन सी लिस्ट है, ये है आपकी ग्रे लिस्ट, और जो दूसरी है वो आपकी कौन सी है, वो है आपकी ब्लैक लिस्ट, ठीक है। कौन सी है, ब्लैक लिस्ट। अब ये दोनों होती क्या क्या है, ठीक है, वो देश जिनको की जब हम क्या करते हैं, जिनको की चेतावनी दी जाती है कि भाई आप अपनी जितनी भी फंडिंग है वो टेररिस्ट ग्रुप को मत करिए, या फिर जो भी आप टेररिस्ट ग्रुप से आपके जो भी संबंध है उसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, जैसा कि हम कह रहे हैं वैसी अगर आप बात मानते हैं तो आपके यहाँ आपको ग्रे लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। लेकिन
फिर भी आपको जब चेतावनी दी जाती है और उसके बाद भी आप वो मनमाना काम करते रहते हैं तो आपको डाल दिया जाता है कौन सी लिस्ट में? ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, कौन सी लिस्ट में? ब्लैक लिस्ट में। अगर हम ग्रे लिस्ट की बात करते हैं तो अभी ग्रे लिस्ट में टोटल कितने देश हैं? तो आपके ग्रे लिस्ट में होने वाले देशों की संख्या है 23 देश। ठीक है, जिनमें से जो मुख्य देश है, एक तो आपका पाकिस्तान है जो कि बहुत समय से करीबन 2-3 वर्षों से इसी में बना हुआ है, और एक जो नया देश आपका इसमें ऐड हुआ है, ठीक है, वो क्या है? वो आपका टर्की है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कलर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ठीक है, तो कौन सा देश है? एक तो हो गया आपका पाकिस्तान, ठीक है, और दूसरा देश आपका कौन सा है? दूसरा देश है आपका टर्की, जो कि अभी हाल ही में नया ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ब्लैक लिस्ट की बात करते हैं तो ब्लैक लिस्ट में आपके केवल 2 ही देश हैं। ठीक है, केवल 2 ही देश हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में आते हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 तो हो जाता है आपका नॉर्थ कोरिया। ठीक है, कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। और दूसरा आपका कौन सा है? ये हो जाता है ईरान। ठीक है, ये 2 देश आपके किस में है? ब्लैक लिस्ट में है। तो इतने फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन से FATF के आपकी ग्रे लिस्ट में आते हैं? टोटल 23 देश हैं, तो आप सारे के सारे 23 देशों को तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है वो याद कर सकते हैं, पाकिस्तान और टर्की। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से आते हैं? नॉर्थ कोरिया और ईरान। ठीक है, चलिए अब इससे पहले जो भी हमारी न्यूज थी हम इसको देख लेते हैं। इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखा है। ठीक है, बनाए रखा है, और देश से मनी लॉन्ड्रिंग जांच में जो है बनाए रखा है, और देश से मनी लॉन्ड्रिंग जांच और मुकदमों पर काम करने को कहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का की रखवाली करता है, निगरानी करता है FATF, और इसमें किस देश को बरकरार रखा गया है? पाकिस्तान को। FATF ने संयुक्त अरब अमीरात को भी अपनी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। टर्की तो आपका था ही था, एक और देश आपका इसमें जुड़ चुका है। कौन सा देश हो गया? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। और इसके साथ में इसका जो आयोजन है वो इस बार कहाँ पे हुआ है? पेरिस फ्रांस में हुआ है, और वो भी हाइब्रिड मोड में हुआ है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि ये आपका वर्चुअली, दैट मीन्स ऑनलाइन के माध्यम से भी होगा, और साथ ही में ये आपका जो है वो फिजिकली मीटिंग के साथ में भी ये होने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये सब स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको FATF के बारे में पूरी जानकारी दी है। क्या है ये संस्था? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में विफल रहने के लिए पाकिस्तान को जून 2018 से FATF की ग्रीन लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसकी स्थापना 1989, सदस्य 39, मुख्यालय पेरिस फ्रांस, और अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। अभी हाल ही में हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं तो हमने देखा है कि ISSF में हमारी देश की बेटियों ने अपना नाम रोशन किया है, जिसमें से कौन सी आपकी जो है नाम आते हैं? ये हो जाता है श्री निवेथा। ठीक है, श्री निवेथा। इसमें आती हैं आपकी ईशा सिंह। ठीक है, ईशा सिंह। और इसमें आती हैं आपकी राही सरना बोत, राही सरना बोत। और आती हैं साथ ही में आपकी एक और देश की बेटी रुचिका। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात ISSF की नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चेस की, यानी कि महिला ग्रैंड मास्टर की। तो अभी आपके हमारे देश में आपकी एक नई जो है 23वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है, और इनका नाम क्या है? प्रियंका नुटक्की। ठीक है, क्या नाम है? प्रियंका नुटक्करी बनी है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, और 22वीं ग्रैंड मास्टर अच्छा कौन थी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो? दिव्या देशमुख थी। और पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो ये सभी नाम आपके एग्जाम के लिए GK से जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो कौन सा हो गया आपको 23वां ग्रैंड मास्टर चेस का? महिला में प्रियंका नुटक्की। 22वीं कौन सी थी? दिव्या देशमुख थी। पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी थी।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले सेशन को लाइक करते चलिए, दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। केन्या के नायरोबी में आयोजित हुआ है हाइब्रिड फॉर्म में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, सभा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की है। तो कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी कि इन्वायरमेंट असेंबली जो है, इसकी मेजबानी किसने की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा की गई है। यूएनईपी 5 का उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना। और अगर हम बात करते हैं यूएनईपी की यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो इसका गठन हुआ था 5 जून 1972 को। और ये वही 5 जून है जिस दिन हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी केन्या में है। और इसके डायरेक्टर का नाम क्या है? इसके डायरेक्टर का नाम है इंजर एंडरसन। इंजर एंडरसन। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको यहाँ पे जीके के भी मैं पॉइंट्स बताते जाती हूँ, सबको रिलेट करते जाती हूँ, याद करते चलिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और आपको आंसर करना है। ठीक है, इसलिए अभी से याद करते चलिए। नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इमेजिनिंग इंडिया @2047 यू इनोवेशन पर आयोजित की जाएगी संगोष्ठी। तो अभी हाल ही में आपकी एक संगोष्ठी यानी कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जानी है और जिसका नाम है इमेजिनिंग इंडिया @2047। यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्ट्स याद रखने हैं, कोई भी डिटेलिंग नहीं है, तो सिर्फ फैक्ट्स याद रखिए कि इसका आयोजन स्थल कहाँ पर होगा। इसका आयोजन स्थल होना है चेन्नई में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, तो कौन किसने उद्घाटन किया है, कहाँ पे आयोजन हो रहा है, 2047 का आपका क्या महत्व है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपकी क्या क्या। अच्छा देखिए, 2047 के बारे में बता दूं कि यहाँ पे एक इमेजिनेशन बनाई गई है कि हमारे भारत देश का, जैसे आपको पता है कि 1947 में क्या हुआ था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था। और अभी आपका वर्ष 2022 से लेकर के वर्ष 2047 तक यानी कि 25 साल आपके आते हैं। और इस 25 साल को सरकार ने क्या घोषित किया है? इसको सरकार ने घोषित किया है अमृत काल। ठीक है, क्या घोषित किया है? अमृत काल। तो हमारे जो भारत देश है वो 100 वर्षों के बाद यानी कि आजादी के 100 वर्षों के बाद 2047 में कैसा दिखेगा, इमेजिन करिए। तो इमेजिनिंग इंडिया @2047 यू इनोवेशन। क्लियर? बहुत इजी सा है, याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा भी इंडियन ग्लोबल फोरम का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, तो 7 से 8 मार्च 2022 तक आयोजित होगा इंडिया ग्लोबल फोरम। कहाँ पे आयोजित होगा? ठीक है, अभी देखिए आपका चेन्नई में कौन सा आयोजित हुआ है? चेन्नई में आयोजित हुआ है इमेजिनिंग इंडिया @2047। ठीक है, पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो है प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पुणे में ही आपका 11,400 करोड़ रुपए की रेल परियोजना, मेट्रो रेल परियोजना शुरू हुई है। साथ ही में वहां पे मुल्ला मुथा परियोजना भी शुरू की गई है जो कि नदी परियोजना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैंगलोर में। देखो, पूरा देश का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत देश का भ्रमण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन गई है हमारी, है ना, बीजेपी की। तो इसी तरह से पूरे देश का भ्रमण करते चलिए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो बैंगलोर में क्या हो गया है? इंडिया ग्लोबल फोरम में 7 और 8 मार्च 2022 को ये आयोजन किया जाएगा जिसका नाम क्या है? इंडिया ग्लोबल फोरम। ठीक है, IGF ये होता क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है। इसमें कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भाग लेंगे। ठीक है, तो ये है क्या? ग्लोबल फोरम से याद समझ लीजिए। ठीक है, भारत का है,
साथ में ग्लोबल है, तो दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय हो गया। और अंतरराष्ट्रीय किससे जुड़ा है, फोरम से जुड़ा है, तो यानी कहीं ना कहीं व्यापार आएगा, व्यापार आएगा। ग्लोबल है तो वैश्विक नेता भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए एजेंडा बनाएंगे, सेटिंग करेंगे, सेटिंग फोरम हो जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री हैं कौन, ये राजीव चंद्रशेखर जी हैं, ये इसमें भाग लेंगे। और ये बेंगलुरु में आईजीएफ का पहला संस्करण है, ठीक है, ये आपका पहला संस्करण है जो कि बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले ये हमेशा बाहर के देशों में ही आयोजित किया गया है। पिछले संस्करण की मेजबानी कहाँ पे हुई है, दुबई में हुई है और यूनाइटेड किंगडम में की गई थी, तो याद रखिएगा, ठीक है। 3 संस्करण हो चुके हैं, पहला संस्करण दुबई, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा हमारे देश में बेंगलुरु। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा अभी हाल ही में आपका 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है, धूम्रपान निषेध दिवस, दैट मीन्स नो स्मोकिंग डे, ठीक है। कौन सा दिवस मनाया गया है, नो स्मोकिंग डे, जिसमें कि धूम्रपान को खत्म करने के लिए, धूम्रपान एक तरह से एक बीमारी कहा जा सकता है, ठीक है, लत तो है ही, आदत तो है ही, लेकिन ये एक बीमारी के रूप में उभरी है। इसको खत्म करने के लिए, इससे रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए, इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो हर साल हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को, ध्यान रखिएगा, हर साल 9 मार्च को नहीं मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है, मार्च के दूसरे बुधवार जो है को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 1984 में ये पहली बार मनाया गया था। अब जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे डेज का जो कि मार्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो 1 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया, कमेंट करके मुझे बताते चलिएगा, मैं आपके आंसर्स को चेक करूंगी, ठीक है। 3 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में हमने 4 मार्च को एक दिवस मनाया था, ठीक है। इसके अलावा 7 मार्च को एक दिवस मनाया है, और इसके अलावा हमने 8 मार्च को भी एक दिवस मनाया है, ठीक है। तो इतने डेज है, और 9 मार्च तो आपने देख ही लिया, ठीक है, या दूसरा बुधवार कौन सा हो गया, निषेध धूम्रपान निषेध दिवस, ठीक है। 1 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो हमने कौन सा दिवस मनाया, शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया है, वैश्विक वन्य जीव दिवस, वैश्विक वन्य जीव दिवस, यानी कि वर्ल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को हमने मनाया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ठीक। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस, राष्ट्रीय जन औषधि दिवस। और 8 मार्च सबको पता ही है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिख दे रही हूँ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। सारे डेज का रिवीजन भी होगा और सारे डेज को आपको इसी तरह से याद भी कराया जाएगा, ठीक है। एक सेशन में लेकर के आऊंगी जिसमें कि आपको सारे जनवरी के जितने भी दिवस हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी विषय वस्तु हैं वो मैं आपको याद करा दूंगी, और इसी तरह से फरवरी के लिए भी मैं अलग से सेशन बना दूंगी जिसमें कि आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स में कवर करा दूंगी। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, और साथ ही में सेशन को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आ जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि विद्या बालन बनी है भारत एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर तो पता ही है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो विद्या बालन किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये बनी है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। अब बात करेंगे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2007 में, और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, पराग राजा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर आए हैं तो कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स को भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक हमारे देश के
प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। और ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये है अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। किसके ब्रांड एम्बेसडर है? अतुल्य भारत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, मैं क्लास में बता चुकी हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। इसके अलावा NBA, ठीक है, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है। फिर आता है फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ये कौन है? तो चलिए पहले इतनों को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? अतुल्य भारत के, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, कंगना रनौत, ठीक है, कंगना रनौत, ठीक है। फिर आता है NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, ठीक है। फिर अगर हम बात करें फिनो पेमेंट बैंक की, पंकज त्रिपाठी, ठीक है, कौन हो जाते हैं? पंकज त्रिपाठी, ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत, ठीक है, कौन हो जाएंगे? ऋषभ पंत। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ठीक है, एक आपका आता है, बहुत ऐड भी आपने देखा होगा, सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? ये हो जाते हैं अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। हाल ही में कालियट्टम उत्सव केरल राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है। कौन सा उत्सव है? उत्सव कौन सा है? कालियट्टम। पूछा जाएगा एग्जाम में कि कालियट्टम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन दे सकता है केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए कौन सा कहाँ पे हो जाएगा, क से, देखो यहाँ पे क्या है, काली, और काली में अगर बीच में र जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है, काली से केरल, इस तरह से याद रख सकते हैं। कर्नाटक नहीं आएगा, काली केरल, इस तरह से याद रखेंगे। कालियट्टम उत्सव कहाँ पे हो जाएगा? केरल में। और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं या और कौन कौन से? कालियट्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर बनी हुई है, ये एक तरह का डांस फॉर्म होता है और ये यहाँ पे ये डांस जो है किया जाता है। और अगर केरल की हम और डांस फॉर्म की बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाते हैं? मोहिनीअट्टम है, थेयम है, कथकली है, ओटनथुलाल है या फिर पदायनी है, ठीक है। तो केरल से संबंधित इतने फैक्ट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए या कुछ अपने अलग से आपको कोई चीजें पढ़नी है, कोई टॉपिक पढ़ना है या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी बदलाव चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उस पर कंसीडर करूंगी, उस पर विचार जरूर करूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है। तो अभी हाल ही में एक योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना का नाम क्या है? समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान योजना। तो MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय MSME मंत्री श्री नारायण राणे ने MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ में नई दिल्ली में किया है। इसी के साथ में अगर बात करें कि इस समर्थ योजना का या ये जो समर्थ अभियान है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना और ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों से 1500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को
प्रशिक्षित करना है, यानी कि उन्हें समर्थ बनाना है। ठीक है, तो महिला दिवस पर इसकी शुरुआत हुई, महिला दिवस के बाद में इसकी शुरुआत हुई। इसकी ज़रूरत पड़ी कि हमें एक समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू करना चाहिए और MSME मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे MSME की, ठीक है, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। MSME की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि अगर हम हिंदी में इसको बोले तो हम बोलेंगे लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम। और इसके जो आपके केंद्रीय मंत्री होते हैं ये कौन हो जाते हैं? नारायण राणे। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और इसके जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है नारायण राणे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, साथ ही में मैंने आपको रिवीजन भी कराया। तो आज का सेशन हम रखेंगे यहीं तक। कल फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अगेन अपडेट्स के साथ में, कुछ नए तड़के के साथ में। और इसको बरकरार रखने के लिए आपका साथ, आपका विश्वास चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जो भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन। RBS क्लासेस दी परीक्षा गुरु से जुड़े रहे, साथ ही में अपना विश्वास बनाए रखें। आपको सिलेक्शन की जो गारंटी है वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है RBS क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी सेशन और आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।